हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च फ्रॉम रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी सेमेस्टर थर्ड। मनोवैज्ञानिक रिसर्च या शोध एक साइंटिफिक रिसर्च है और किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की तरह मनोवैज्ञानिक रिसर्च में भी एक निश्चित क्रम या अवस्थाएं स्टेजेस होती हैं। इसमें पहला स्टेप होता है सेलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड या व्हाट इज़ द एम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। शोधकर्ता के लिए किसी भी शोध समस्या का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वो उन तमाम सोर्सेज का इस्तेमाल करता है, जैसे रिसर्च जर्नल्स है, एक्सपर्ट्स की राय है, प्रोफेसर्स की सलाह है, या फिर आर्टिकल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। वो इन तमाम स्रोतों से या सोर्सेज से एक रिसर्च टॉपिक का या रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर सकता है। A problem is an interrogative sentence that asks what relation exists between two or more variables। मतलब एक समस्या एक प्रश्नवाचक स्टेटमेंट होता है जो पूछता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में या दो चरों के बीच में किस तरह के संबंध होते हैं। किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को मोरल कंटेंट से रिलेट एज पॉसिबल एज नहीं होना चाहिए, उसे साइंटिफिक होना चाहिए और उसे एम्पेरिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम की बात हम करते हैं तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हम किसी रिसर्च टॉपिक को चुनते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है डज रीइंफोर्समेंट अफेक्ट लर्निंग, कि क्या रीइंफोर्समेंट या पुरस्कार हमारे लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब इस समस्या या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। Hypothesis is a testable statement of potential relationship between two or more variables। मतलब हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल जांचनीय स्टेटमेंट होता है जो कि दो चरों के बीच के संभावित संबंध को दर्शाता है। जैसे अभी मैंने आपको समस्या बताया कि क्या रीइंफोर्समेंट का लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है, डज रीइंफोर्समेंट अफेक्ट लर्निंग। तो उसका हाइपोथेसिस ये हो सकता है या परिकल्पना ये हो सकती है कि रिवॉर्ड से सीखने की प्रक्रिया तेज़ होती है और पनिशमेंट देने से सीखने की प्रोसेस वो जो होती है वो डिक्रीजिंग लेवल में हो जाती है। समस्या और हाइपोथेसिस या परिकल्पना के बाद हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। ये हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च का ये दूसरा स्टेप आता है। पहले स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन करना और हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करना होता है। वेरिएबल्स तीन तरह के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलावा होता है एक रेलिवेंट वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे एक्सपेरिमेंटर अपनी इच्छा से घटा बढ़ा सकता है या जिसमें वो मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ कर सकता है। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द एक्सपेरिमेंटर एंड अबाउट विच वी मेक अ प्रेडिक्शन। डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम एक प्रेडिक्शन करते हैं और जिस के बारे में एक रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस की जाती है। फिर इन दो चरों के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशन की स्थापना की जाती है और इनके बीच में जो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल या जिसकी हमें नीड नहीं होती है वो आता है रेलिवेंट वेरिएबल, जिसको हम कंट्रोल करके एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में स्थापित करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशन की पुष्टि करते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है सेलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन।
चरों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए या रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन सा रिसर्च डिज़ाइन प्रॉपर रहेगा। मनोवैज्ञानिक रिसर्च में दो तरह के रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और दूसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होता है जिसमें एक्सपेरिमेंटर आईवी में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सीधा मैनिपुलेशन कर सकता है, और जैसे कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्चेस। फिर दूसरा आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सीधा मैनिपुलेशन या जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है, वो सिलेक्शन के माध्यम से ही संभव होता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च में दो तरह के डिज़ाइंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसके बाद हमारा चौथा स्टेप आता है मेथड्स। जब रिसर्चर एक एप्रोप्रिएट डिज़ाइन का सिलेक्शन कर लेता है तो वो एक साइंटिफिक मेथड को अपनाता है जिसमें वो उन सभी स्टेप्स की व्याख्या करता है जिससे होकर के रिसर्च प्रॉब्लम का सल्यूशन किया जा सकता है। मेथड्स में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की एज है, उसका सेक्स है, उसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है और उससे अन्य रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस जैसे SES सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इन सब के बारे में एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद जो हम मेथड सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड क्या हमें अपैरेटस क्या अवेलेबल हो पाते हैं इजीली, क्या नहीं हो पाते हैं, और इसके बाद हमें कौन सा मनोवैज्ञानिक टेस्ट अप्लाई करना है, स्केल्स कौन से हमें अपनाने हैं, ये सारी प्रोसेस जब हम इसका एक निर्धारण कर लेते हैं तो हमें किस प्रोसीजर को अपनाना है इस बात का भी निर्धारण हम करते हैं। इस सेक्शन में शोधकर्ता उन सभी प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिससे होकर के शोध या रिसर्च किए गए हैं। इसमें वो हम दिखाते हैं कि सब्जेक्ट को कितने ग्रुप्स में बांटना है और नंबर्स क्या होने चाहिए उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, उनके ऊपर किस तरह के टेस्ट अप्लाई करने हैं और उसका किस तरह से एनालिसिस की प्रोसेस आगे करनी होती है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो रिसर्च मेथड्स में। इसके बाद हमारा एक 5वां स्टेप जो आता है वो है एनालाइजिंग द रिज़ल्ट। साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमने जो भी मेथड्स इस्तेमाल किए हैं उनका जो भी प्रक्रियाएं अपनाई हैं उनका हम एक एनालाइजिंग भी करते हैं। जब रिसर्चर अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक रिज़ल्ट तैयार करता है तो उसके बाद वो उसके रिज़ल्ट का एनालिसिस भी करता है। रिज़ल्ट का एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे जिनमें है मीन है, SD है, T रेशियो है, F रेशियो है, chi-square आदि तमाम तरह के अकॉर्डिंगली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन विधियों द्वारा ये विश्लेषण करके ये पता लगाना होता है कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या एक सही कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन पता चल पाया है या नहीं। फिर 6th आता है ड्राइंग कंक्लूज़न। हमारे रिज़ल्ट जो निकालने की जो एक प्रोसेस होती है, मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, T रेशियो होता है, एक लंबी और घनी प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम ड्राइंग कंक्लूज़न करते हैं और उसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि हमने जो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो कितना संपुष्ट होती है और कितनी नहीं होती है। हम एक बार फिर से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च के 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक जिसमें हम प्रॉब्लम हाइपोथेसिस करते हैं। फिर दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तीसरा सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। चौथा है मेथड्स या मेथोडोलॉजी। 5वां है एनालाइजिंग द रिज़ल्ट और छठा है हमारा ड्राइंग कंक्लूजन प्रोसेस। थैंक यू।